आ जाता हूँ। जैसे जो खाका जो खींचा जा रहा है जिसमें डिलिमिटेशन है और उसके बारे में हमें सुनने को आ रहा है, क्योंकि 2011 के सेंसस के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। हमने बीजेपी का जो स्वयं का स्टैंड था वो आज भी वही है जो पहले था, जो इन्होंने कहा था कि भाई कि जो पूरा का पूरा 2011 का सेंसस है वो फ्रॉड है। उस स्टैंड में आज भी कोई चेंज नहीं। तो हमें ये सुनने में आ रहा है कि साहब कि नहीं, ये 2011 सेंसस में पूरी तरह से नहीं होगा, कुछ और होगा। ये सब सुनने वाली बातें हैं। आप यदि मान लीजिए 2011 सेंसस पे ही डिलिमिटेशन होता है तो ऐसी क्या चीजें और इसमें लाई जा सकती हैं कि जिससे वो एक सेम्बलेंस ऑफ फेयरनेस में परिवर्तित हो सके। देखिए, एक चीज तो मान लीजिए ये जो यहाँ पे भी स्पेकुलेशन हो जाएगी, कहते हैं कि नहीं जी कश्मीरी हिंदू विस्थापित को रिजर्वेशन देंगे। वो कैसे देंगे? क्या यार्डस्टिक होगा? धर्म के आधार पर जब तक ना ये जीनोसाइड एक्सेप्ट करें और कहें कि एक सर्वाइवल क्राइसिस है और उसके लिए हमको अपने आप को एम्पावर करना है, हमको इन लोगों को बचाने के लिए एक लेजिस्लेटिव स्पेस देनी है, तब तक कैसे कर पाएंगे? अच्छा, देखिए, मैं एक बात आपके ध्यान में, आपके माध्यम से दर्शकों के ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे बिगेस्ट सबवर्सिव ऑपरेशन जो जे&के में हुआ वो फजिंग ऑफ सेंसस है। और ये इसका प्रभाव सिर्फ जे&के में नहीं होगा, इसका प्रभाव पूरे देश में ये मॉडल्स को रेप्लिकेट किया जाएगा। ये एक सबवर्सिव प्रोसेस की पराकाष्ठा है, 2001 का सेंसस और 2011 का सेंसस। इस सेंसस को किसने किया? उस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पुराने सतपाल मलिक ने, गवर्नर ने कहा कि सिर्फ उनकी इसके मुताबिक, उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ सेक्रेटेरिएट में 25,000 के करीब जमात सिंपथाइजर्स हैं। उनने जमात की बात, अहले हदीस के कितने हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कितने हैं, हुर्रियत के बाकी गुटों के सिंपथाइजर्स कितने हैं। इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अक्रॉस है। जमात का पूरा कब्जा वहां के एजुकेशनल सिस्टम पे था। मैक्सिमम जो वहां पे डिप्लॉय फोर्स हुआ वो एजुकेशन सिस्टम का फोर्स डिप्लॉय हुआ सेंसस करने के लिए। अच्छा, जो डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन कश्मीर एंड जम्मू जब बिगिनिंग हुआ 57 में, वो हार्डली 82,000 83,000, वो आज 14 से 15 लाख तक बन गया है। तो कैसे पॉसिबल? ये डिफरेंस कंसिस्टेंटली कैसे हुआ, जबकि कश्मीर से एक बहुत बड़ा चंक पॉपुलेशन का सेगमेंट वहां से निकल गया है। नॉर्मली द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर शुड हैव शोन अ डिक्लाइन। वो डिक्लाइन क्यों नहीं दिखाया वहां पे? वो क्यों नहीं आया? अब अगर हमारे ही तंत्र को इस्तेमाल करके एक लेजिस्लेटिव स्पेस को, हमारे पास तथ्य थे, हमारे पास लोगों ने इंफॉर्मेशन दे दी, वो आए, उन्होंने कहा कि वहां पे हर एक फॉरम पे ओवरराइटिंग की जा रही है, जबकि सेंसस फॉर्म्स को, लास्ट सेंसस जिसमें 3-4 पेजेस का फॉर्म हुआ करता था, उसके बारे में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस उनको थी कि आप ये जो फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स पे ओवरराइटिंग नहीं करना, इसलिए जो प्रश्न पूछना है वो समझा के आप उनको कहिए, पूरा पहले समझ के बाद में लिखना। और बहुत से कार्यकर्ता आ गए, उन्होंने यहां पे कंप्लेंट किया कि वहां पे जब हम सेंसस फॉर्म, जो वहां पे सेंसस ऑपरेशंस में लगे थे, इंक्लूडिंग सम मुस्लिम्स, वो आए, उन्होंने कहा हमने सेंसस फॉर्म वहां पे सारे पेपर्स वहां पे डबल राइटिंग हो गई। उन्होंने कंप्लेंट किया अपने रेस्पेक्टिव एरिया में सेंसस ऑफिसर से, उन्होंने कहा कि ये तो सारी ओवर राइटिंग हो रही है, ये तो सारा रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ दिन के बाद, कि मैं श्रीनगर सिटी की बात करूं, वहां पे मीटिंग बुलाई गई और उसमें उनको कहा गया कि ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, इसे सेंसिटिव एरिया के बारे में आप बात नहीं कीजिए। अब अगर ये जो ये जानकारी है, अगर ये गलत है, ठीक है, अगर ये सही है, भारत सरकार के सामने ये बातें कही इसको, और हमारी जानकारी के हिसाब से उन्होंने भी हेल्पलेसनेस एक्सप्रेस की। अगर ये मॉडल इंप्लीमेंट हर जगह होता है, ये कितना बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी इतनी ही प्रॉब्लम नहीं है कि डिलिमिटेशन में लॉपसाइडेड एक अलॉटमेंट ऑफ सीट्स हो गई। आपकी प्रॉब्लम है राइट फ्रॉम द सेंसस ऑपरेशन चीजों को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको लाइटली क्यों लेते हैं? इस बार क्योंकि ये बात सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगी, यह बात बहुत जगह पे इंप्लीमेंट होती होगी अगर ये मॉडल सक्सेसफुल था।
अगर ये मॉडल वहां पे इंप्लीमेंट हुआ था। हमने ये बातें बहुत बार कही। अगर ये गलत है तो भारत सरकार कहे ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने भी इस पे चुप्पी सा दी है। अब उनके पास ऑप्शन थी 2021 का इलेक्शन, उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली क्यों किया? देखिए, इट वाज अ मैसेज टू द मुस्लिम सेपरेटिस्ट एस्टैब्लिशमेंट। जो हमने डेमोक्रेसी, यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जिस स्ट्रक्चर में आपको फायदा होता था, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दैट वाज ये सबसे बड़ी मैसेज उनको थी कि भाई आप परेशान नहीं हो जाओ, आर्टिकल 370 के खत्म होने से कुछ नहीं होगा, हम आपकी पॉलिटिकल हेजेमनी को प्रिजर्व करने के लिए हम कमिटेड हैं। जी, मैं आपको इसमें आपकी बात के साथ ही मैं एक बात कहता हूं कि ये जो आपने कहा कि यदि यही चीज रेप्लिकेट होती है राष्ट्रीय स्तर पर, मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं क्योंकि मैंने सेंसस ऑपरेशन में भाग लिया है। देखिए, आप भी जानते हैं कि सेंसस ऑपरेशन बहुत पहले से शुरू हो जाता है। जैसे 2001 सेंसस का जो ऑपरेशन था, तो उसकी तैयारी जो थी लगभग 94 से शुरू हो गई थी, 93-94 से शुरू हो गई। और उसमें जब कार्यक्रम किए जा रहे थे तो उस समय मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था एक सीमावर्ती गांव में, जहां सीमा पर मुसलमानों की बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो मेरे पास ये शिकायत है कि साहब ये नंबर जो है इन्फ्लेट किए जा रहे हैं, इसका कुछ किया जा रहा है। और मैंने उसकी जांच की, उसको सही पाया। और उस समय मेरे ध्यान में ये आया कि पूरे के पूरे फतवे जारी हो रहे हैं कि आप अपनी जनसंख्या बढ़ा चढ़ा के बताइए। अब एक राष्ट्रीय डिस्कोर्स चला हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय डिस्कोर्स में क्या है कि मैं कई बार समझाता रहता हूँ जयपुर डायलॉग्स में, लेकिन क्या है कि जो एक भ्रम फैला हुआ है, वो भ्रम की स्थिति वो जाते जाते जाएगी, अचानक नहीं जाएगी। मैंने कई बार लोगों को समझाया है कि यह जो जनसंख्या बढ़ा चढ़ा के बताने वाली बात है, ये एक ग्लोबल प्रैक्टिस है मुस्लिम उम्मत की। और इसको आप समझिए, यदि इनकी जनसंख्या 17 करोड़ बताई जा रही है तो वास्तव में ये इससे 20-30% कम होगी। लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि इनके मुल्ला मौलवी हमेशा 17 करोड़ को 25 करोड़ बोलेंगे। और वही जो है एक डिस्कोर्स फिर धीरे धीरे बनता जाता है, नैरेटिव बना देते हैं उसका। हिंदू भी कहने लगे हैं कि ये 25 करोड़ है, 27 करोड़ है। हम लोग भी यही कहने लगते हैं। फिर सेंसस के फिगर्स, हम सेंसस के फिगर्स भी कोट नहीं करते। तो ये सेंसस के फिगर्स सोचा समझा नैरेटिव बिल्डिंग है, जिसको हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं बार बार उनको समझा रहा हूं, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, इससे सीखिए। जो 17 करोड़ है वो वास्तव में 13-14 से ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मैं आपको एक कश्मीर के संदर्भ में मैंने पहले भी कहा, लेकिन रिपीट करना चाहता हूं इस बात को, कि मुस्लिम सोसाइटीज में या मुस्लिम मुल्कों में एक टाइम था जहां पे डेमोक्रेसी और इस्लाम को इनकम्पैटिबल माना जाता था। जिनको आजकल हम रेडिकल इस्लामिस्ट कहते हैं, ये हमने अपनी श्रेणियां बनाई हैं, ये श्रेणियां भी कितनी सत्य हैं। लेकिन पूरी दुनिया में एक बोलबाला चला था कि भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम और इस्लामिक सिस्टम इनकम्पैटिबल है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पहली बार जो ही शेख अब्दुल्ला की बातचीत जिन्ना के साथ आगे नहीं चली और उसने फैसला किया कि मैं हिंदुस्तान के साथ ही रहूंगा, उस दिन यह फैसला कश्मीर के मुसलमान ने किया, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को अंदर से बैठ के इसका इस्तेमाल करेंगे। यह एक पॉइनियरिंग डायमेंशन था मुस्लिम पॉलिटिकल प्रोसेस का, ग्लोबल। शेख अब्दुल्ला उस प्रोसेस का हिस्सा था, पॉइनियर था, कि आप डेमोक्रेसी के बीच में घुस के डेमोक्रेसी का इस्तेमाल एक मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए कर सकते हो। ये जो हम सेंसस फज करने की बात, कम्युनल डिलिमिटेशन की बात करते हैं, ये सारी उसी प्रोसेस का हिस्सा है। अंदर से डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम कैसे लिवरेज करें और उसको किस तरह से हम मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ या मुस्लिम सेपरेटिज्म के साथ जोड़े। जो काम शेख अब्दुल्ला ने उस वक्त विजुलाइज किया, वो बाद में मुस्लिम ब्रदरहुड ने भी विजुलाइज किया। वो जो अल्जीरिया में वहां पे लोग थे, ये मुस्लिम सेपरेटिस्ट थे, उन्होंने देखा। वो टर्की में हुआ। आज एक बिगर कंसेंसस रेडिकल इस्लामिस्ट में है कि डेमोक्रेसी को अंदर घुस के अंदर से इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है।
लिबरल सोसाइटीज को अंदर से उनके फ्रीडम्स को इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि उस मामले में जो काम हो रहे हैं ये मॉडल्स ग्लोबली मुस्लिम सोसाइटी के लिए बन रहे हैं। इसलिए जो मैं सेंसस की बात कर रहा हूं, ये सेंसस की बात जम्मू कश्मीर में तो है ही एक सिलसिला, ये पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं। अगर हमने इस मॉडल को सक्सेसफुल होने दिया, द होल डेमोक्रेटिक सिस्टम विल बी wrecked फ्रॉम इनसाइड विद इन 10 years टाइम। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उनको, हमारे ही इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके, हमारे ही लेजिटिमेट प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके दे विल गेट द रिजल्ट्स व्हिच सूट देम। इसलिए ये डिलिमिटेशन करना 2011 के सेंसस पे ये कोई मामूली घटना नहीं, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज ऑफ सबवर्सिव एस्टैब्लिशमेंट इन रीसेंट टाइम्स। और मुझे इससे बहुत दुख होता है कि ये मोदी जी क्यों नहीं समझते। मोदी जी को सेंसस करना था, चलिए पुराने सेंसस को आप हज नहीं मानिए, 2021 के सेंसस को तो आप एकदम से बायोमेट्रिक सेंसस कीजिए और देख लीजिए क्या होगा। ये करने के लिए आप तैयार क्यों नहीं थे? आप क्यों ये कहने के लिए तैयार थे मुसलमान को कि भाई तुम्हारी हेजिमनी को मैं तुम्हारे ही आंकड़ों के आधार पे वहां पे एस्टैब्लिश कर दूंगा। इसका मतलब है कि दे डू नॉट वांट टू क्रिएट अ न्यू चेंज इन J&K, दे वांट टू एस्टैब्लिश द ओल्ड ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं कि कॉस्मेटिकली लीगल प्रोविजंस को खत्म किया, लेकिन जो डिफेक्टो मुस्लिम स्टेट है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। और मल्टीपल लेयर्स में हम देख रहे हैं, देखिए सारी डेवलपमेंटल प्रोसेस, अगर आप पिछले 1 महीने 2 महीने में यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट J&K के बयान सुनेंगे, आप देखेंगे सारा कुछ कश्मीर के लिए करना है। अगर आप पिछले 1 साल में रिक्रूटमेंट्स देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, SSRB के माध्यम से, आप देखेंगे कि 80-20 रेशो हो गया। आप देखेंगे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कश्मीर में क्या कर रहे हैं, जम्मू में क्या कर रहे हैं। जो ऑलरेडी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स थे वो किस तरह से कश्मीर में इन नो टाइम कंप्लीट हो गए, और जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट जम्मू में वो अभी तो उनका पता नहीं कितने साल के बाद होगा। ये एक शिकंजा है, ये शिकंजा मोदी के टाइम पे क्यों है, और यूनियन टेरिटरी बनने के टाइम पे मैं क्यों, ये तो खत्म होना चाहिए था। तभी मैंने लास्ट टाइम भी कहा आपको कि भाई मुर्मू का जो छोटा पीरियड था उसने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश की, और मेरा मानना है कि मुर्मू को बिल्कुल एक पूरे कैंपेन के तहत यहां से निकाला गया। इसलिए अब जो चल रहा है, अब क्या ये सारी वार्ता रेपिटिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए डिफीट जो 75 में इंदिरा गांधी ने की, क्या मोदी जी जो उसने विक्ट्री की, मैंने कहा बालाकोट और आर्टिकल 370 का हटाना, इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट मुसलमान के लिए, कश्मीरी मुसलमान के लिए वही था जो 71 वॉर में पाकिस्तान का सरेंडर करना था। क्या इसके बाद वही प्रोसेस शुरू हो गई? वही लोग, इस बात से आप अपने मुंह को, आप यू कीप द फोकस ऑन दिस थिंग, जिन लोगों ने एजेंडा ऑफ अलायंस को सपोर्ट किया, या जिन लोगों ने एजेंडा ऑफ अलायंस की कल्पना की जिसके आधार पे PDP और बीजेपी की साझा सरकार बनी, और जिन लोगों ने मुशर्रफ फॉर्मूला को इवॉल्व किया, वो सब लोग अंदर बीजेपी में हैं, और बहुत से लोग उनके संग में भी हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस, अगर वो अंदर है वो तो कुछ कर रहे होंगे ना, वो छोड़ नहीं रहे होंगे, दे आर देयर इनसाइड। इसलिए क्या ये रेपिटेशन है? मुझे बहुत प्रोबेबिलिटी लगती है कि ये बात कही जा रही है मोदी जी को, क्या आपने अयोध्या भी अब होगा, आर्टिकल 370 भी हटाया, तो अभी आपको अब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो करना है उसमें आप अब मुसलमान को आप कीजिए, अब उनके अप्रीहेंशंस को दूर कीजिए। ये कोई उनको मुस्लिम लीडरशिप को नहीं बोलता है कि भैया जो तुम बोल रहे हो ग्रेटर ऑटोनॉमी या स्पेशल स्टेटस, अगर भारत सरकार ये बोलती ना कि स्पेशल स्टेटस कंटिन्यूएशन ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट था तो ये बात रेस्ट हो जाती। अभी तक उन्होंने इस बात को नहीं, वो ये स्पेस क्यों रख रहे हैं? मुस्लिम मेजॉरिटी के बेसिस पे अगर आप एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पेंसेशन बनाते हो तो आप अपनी ही धरती पे एक पाकिस्तान का निर्माण करते हो। ये स्पेस क्यों रख रहे हैं? वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजिकल स्पेस क्यों रख रहे हैं? वो क्यों नहीं कहते हैं दुनिया को कि भाई जम्मू कश्मीर अंडर द स्पेशल स्टेटस, इट वाज नेगेशन ऑफ इंडिया, इट वाज नेगेशन ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे राइट टू इक्वालिटी की हम बात करते हैं, ये नहीं कह रहे हैं। दुनिया के सामने जो आर्ग्यूमेंट लेके इनको जाना है वो आर्ग्यूमेंट लेके ये नहीं जाते। देखिए, सऊदी अरेबियंस को प्रॉब्लम है फंडामेंटलिस्ट से, बहुत समय से फंडामेंटलिस्ट, रेडिकल फंडामेंटलिस्ट से या रेडिकल इस्लामिस्ट से उनकी प्रॉब्लम है। उन रेडिकल इस्लामिस्ट को जो रिजीम्स नरिश करती हैं, सऊदी अरेबियंस उन पे जंग करने के लिए तैयार है। यमन में उन्होंने क्या किया? जो यमन में उनके खिलाफ लड़ाई करते थे, उनकी जो विचारधारा थी, और जो कश्मीर में लड़ाई करते हैं उनकी विचारधारा क्या भिन्न है? क्या भारत सरकार ने मुस्लिम वर्ल्ड के मान लीजिए मॉडरेट सेगमेंट्स को, जो एक बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं, उनको यह समझाया कि एक ऐसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो सबवर्सिव है, बेसिकली जो डेमोक्रेसी को अंदर से खत्म करना चाहती है, उस प्रोसेस से किस तरह से अंतोगत्वा मुसलमान का ही नुकसान होगा? मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे ये आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे इस पे काम होता है। इंटरनेशनल नैरेटिव्स ओवरनाइट नहीं बदलते हैं, लेकिन आपका तो पहले इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं बदलूंगा। हमको लगता है कि मोदी जी को डराया जा रहा है कि फिर मुस्लिम प्रेशर आएगा, फिर अमेरिकन प्रेशर आएगा। हमको नहीं लगता है कि मोदी जी को एडवाइजर्स ये बोलते हैं कि भाई अमेरिकन रिकॉर्ड आप देख लीजिए इराक में, ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, आप अमेरिकन ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड देख लीजिए अफगानिस्तान में, वो हमारे सामने तो टिक ही नहीं सकते हैं। हमने कैसे काम किया है, हमने कैसे मिलिटेंट टेररिज्म को फाइट किया है जम्मू कश्मीर में या पंजाब में, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट। इसलिए एक हाफ फेस सेपरेटिस्ट प्रोसेस का एक शुरुआत भी लगती है जो ये कर रहे हैं। तब उसके कारण जब ये प्रोसेस, देखिए फारूक अब्दुल्ला के बारे में आप ग्राउंड पे जाइए, आप किसी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को भेजिए, ही इज नॉट अ पॉपुलर लीडर। उमर अब्दुल्ला ने पब्लिकली कहा हमारे साथ लोग नहीं है। व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सबसे ज्यादा डिसरप्टिव प्रो चाइनीज स्टेटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आए हैं, जो हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उनकी क्या जरूरत है? अगर आप एक सबवर्सिव को, एक मनी लॉन्ड्रर को, अगर आप एक अंडरग्राउंड टेररिस्ट अंडरग्राउंड को सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल लीडर को अपना डेमोक्रेटिक मैस्कट बनाओगे, तो फिर आपकी हालत क्या? आपके साथ कौन रहेगा? मैं बार बार बोलता हूं, मैं तो बहुत खुश होता अगर मोदी जी उस्मान मजीद के लिए 2 आंसू छोड़ते पार्लियामेंट में, या इवन आरिफ मोहम्मद खान के लिए 2 आंसू छोड़ते। आजाद के लिए क्या है आजाद में जिसके लिए उनको रोना आया? क्या खसूसियत है आजाद में? किस लेवल पे उसने एक्सेल किया है कि उनको लगता है कि इससे बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं है? किसी ने तो एडवाइस किया है ना, गलत एडवाइस किया है मोदी जी को, और अपनी भी तो समझ होनी चाहिए। क्यों नहीं समझ रहे? हम उनके हितैषी हैं, हम उनके साइकोफंट नहीं है। हम मोदी जी के अभी भी हितैषी हैं, साइकोफंट नहीं है। एक खुदकुशी, एक पॉलिटिकल सुसाइड हो रहा है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक पॉलिटिकल सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 4 जगहों पे हमने देखा एक पॉलिटिकल सुसाइड की प्रोसेस चल रही है। हमने देखा महाराष्ट्र में पॉलिटिकल सुसाइड की प्रक्रिया, हमने वेस्ट बंगाल में देखी, हमने दिल्ली में देखी, अब हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। पंजाब में भी एक सिचुएशन बन रही है जो आगे आने वाले समय में बहुत डेंजरस सिचुएशन होगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां पे भी रिलीजियस क्लींजिंग ऑपरेशंस कुछ एरियाज में शुरू हो जाए। तो ये जो ये हो रहा है, इसमें इफ समबॉडी वांट्स टू कमिट सुसाइड आउट ऑफ एन इनसेन माइंड, और मोदी तो इनसेन नहीं है, उसको तो देश के नागरिकों ने आदर दिया है, और हम तो अभी भी उनसे ही एक्सपेक्टेशन करते हैं। लेकिन आप गलत नहीं हो, ये हम नहीं बोले, ये सिचुएशन नहीं है। हमने देखा शाहीन बाग कैसे हैंडल हुआ, शाहीन बाग कैसे हैंडल हुआ। हमने देखा कि वर्स्ट असॉल्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस कैसे महाराष्ट्र में हुआ। हमने देखा बंगाल में क्या हुआ, और जम्मू कश्मीर में अब क्या हो रहा है। एक परमानेंट लोगों को आत्मग्लानि आ रही है। हिंदुओं को जम्मू कश्मीर लगा हम कोई नहीं है, हम कुछ नहीं है हिंदुस्तान के लिए। एक बात आपके माध्यम से मैं यहां पे कहना चाहता हूं, कभी वो कहते हैं ना कि नहीं, देखिए वहां पे जो हमने लोगों को बुलाया था वो सारे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर थे, इसलिए हर एक सेगमेंट रिप्रेजेंट हो रहा था। इस बात को पहले समझने की जरूरत है, क्योंकि यह फॉर्मेट सबवर्सिव फॉर्मेट है।
मैं ये कहना चाहता हूं कि हुर्रियत ने बहुत समय से जब डायलॉग की बात चलती थी तो उन्होंने एक फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, जो फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्षरशः नहीं माना फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्होंने ये कहा, देखो जी, जो हिंदू है, जम्मू के लोग हैं, जो पैट्रियाटिक लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। दूसरा पाकिस्तान है, दूसरा फैक्टर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ बात करनी है, और तीसरा फैक्टर कश्मीर के लोग हैं, हम हैं। तो ट्राइपार्टाइट टॉक होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कश्मीरी मुस्लिम के बीच में। ये फॉर्मेट था, इस फॉर्मेट में हिंदू पॉपुलेशन, पैट्रियोटिक पॉपुलेशन एक्सपंज आउट होती थी। अभी जो भारत सरकार की यह बात थी कि हमने रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, इसका प्रारूप वही था जो हुर्रियत का प्रारूप था। यहां के लोगों ने बीजेपी को वोट डाला एक अलग एजेंडा के लिए। यहां के लोगों ने, जो वहां पे मैनिफेस्टो था, जो बीजेपी का एजेंडा था, वो टोटली कॉन्ट्ररी टू व्हाट जिसको कहते हैं महबूबा मुफ्ती या नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी लोग बोल रहे थे। एक नेशनलिस्ट एजेंडा पे हिंदू ने वोट दे दिया बीजेपी को, और बीजेपी के इलेक्टेड मेंबर्स महबूबा मुफ्ती की गोद में चले गए। लेकिन लेजिटिमेटली वो हमारे लीगली वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हुआ क्या कि उनकी गवर्नमेंट हाफ ए सेपरेटिस्ट के थ्रू वहां पे पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करना चाहती है। तो प्रैक्टिकली जो जम्मू की पॉलिटिकल व्यू है वो तो खत्म हो गई ना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली उनको मान्यता दे रही है। इस प्रोसेस में, इस मीटिंग में जो नेशनलिस्ट व्यू है उसको रिप्रेजेंट करने का, जम्मू की नेशनलिस्ट व्यू है, जम्मू की पॉलिटिकल व्यू है, हिंदू की पॉलिटिकल व्यू है, नॉन मुस्लिम्स की जो पॉलिटिकल व्यू है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि फॉर्मेट वही बनाया था जो हुर्रियत ने बनाया। आप देख लीजिए आगे आने वाले समय भी कंसिस्टेंटली J&K की जो नेशनलिस्ट ओपिनियन है उसको एक्सपंज करने के लिए यही फॉर्मूले बनेंगे, क्योंकि मॉडल हाफ ए सेपरेटिस्ट है। उनको यहां पे पैट्रियोटिक सेक्शन को बफर के रूप में इस्तेमाल करना है, सैंडबैग के रूप में इस्तेमाल करना है, या कॉस्मेटिक, जिसको आप कहिए लिपस्टिक और कॉस्मेटिक पाउडर के रूप में इस्तेमाल करना है। कश्मीरी पंडितों का वापस जाना। आपकी जो बात है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज की, तो एकजुट जम्मू भी तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसको क्यों नहीं बुलाया गया? वो फिट नहीं बैठते थे ना, वो इस डेजोनेंस क्रिएट करते थे ना। वो एक अल्टरनेटिव, जो ये कॉन्सेंसस है, इट्स एन एंटी नेशनल कॉन्सेंसस रनिंग जम्मू एंड कश्मीर थ्रू हाफ ए सेपरेटिज्म इज एन एंटी नेशनल कॉन्सेंसस। ये कॉन्सेंसस, आप कहोगे ये कॉन्सेंसस क्या, कांग्रेस भी यही कर रही है, बीजेपी भी यही कर रही है। कभी कभी हमको लगता है ना बीजेपी और कांग्रेस वैचारिक स्तर पे अलग अलग है, मुझे बहुत बार लगता है कि शैडो बॉक्सिंग है ये, जहां पे एसेंस है नेशन बिल्डिंग का इनका सेम है। जो क्वेश्चंस अबाउट सेक्युलरिज्म है वहां पे इनके आंसर सेम है, जो नेशन बिल्डिंग मॉडल्स हैं, गवर्नेंस है, वहां पे इनके आंसर सेम है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वो इतना ही आप देख लीजिए और आप उसके बेसिस पे समझ सकते हैं कि कंट्रडिक्शन कितना जबरदस्त आगे अनलीश हो गया। कांग्रेस और लेफ्ट, कांग्रेस या लेफ्ट समर्थित जो विमर्श था, जो डिस्कोर्स था, या जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस थी, उन्होंने पार्टीशन के बारे में प्राइमरीली अंग्रेजों को जिम्मेवार ठहराया। ब्रिटिशर्स were responsible for the partition of India। जो बीजेपी और सोशलिस्ट ग्रुप्स थे, बीजेपी में ज्यादा लिखा भी नहीं जाता है, लेकिन जो कुछ भी लिखा गया है प्राइमरीली वो बोलते हैं कि कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल था पार्टीशन के लिए। मुसलमान को कोई जिम्मेवार नहीं ठहराता है, जिन्ना को कोई जिम्मेवार नहीं ठहराता है। एक किस्म का एक वियर्ड कॉन्सेंसस है कि मुस्लिम मूवमेंट के आइडियोलॉजिकल कंटूर्स, मुस्लिम मूवमेंट की वर्ल्ड विजन, इसको इग्नोर करने का, इसको नजरअंदाज करने का। जो भी हिंदुस्तान में किया है या तो अंग्रेजों ने किया है या हमने खुद किया है, मुसलमान ने कुछ नहीं किया है। इस तरीके की सोच, ये कॉन्सेंसस है इनके बीच में। आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए द इन्फ्लुएंसेस ऑफ से राम मनोहर लोहिया, एच.वी. शेषाद्री। एक साइड से अगर आप इनको ले लेंगे
आप देखेंगे कि वहां पे लगता है कि अल्टीमेटली ये पार्टीशन नहीं होता, ये कांग्रेस ने कराया। दूसरे साइड से जब आप लेफ्टिस्ट को पढ़ो, वो इंपीरियलिस्ट फ्रेमवर्क में बोलेंगे ब्रिटिशर्स ने। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलतियां, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो एब्सॉल्व्ड है, मैं कहता हूं कि एक बात कॉमन है, मुस्लिम सेपरेटिज्म, मुस्लिम जिहाद को, मुस्लिम कॉन्शियसनेस को इग्नोर किया गया एज द रीजन ऑफ व्हाट हैपेंड टू इंडिया, एज द कार्डिनल रीजन ऑफ व्हाट हैपेंड टू इंडिया। और ये that is of course continuing the गांधीज्म ऑफ 1920s, वो जो खिलाफत से जो शुरू हुआ वो वही वैसे